हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती की कक्षा 7 जो विषय की आपको जारी की गई है नई 8th ग्रेड वर्कबुक। आज की इस वीडियो में अध्याय 1 से लेके अध्याय 25 तक पूरा संपूर्ण हल कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अध्याय 1 है आपका मेरी भावना, और यहाँ पर आप देखोगे अध्याय 25 है आपका यातायात सुरक्षा। तो हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो पूरा अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 से पार्ट 25 तक आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मात्र एक वीडियो में आपको संपूर्ण हल कक्षा 7वीं विषय भाषा भारती का लेकर हम आ चुके हैं। तो चलिए आप भी अपनी 8th ग्रेड की जो बुक है अपने साथ लेकर बैठिएगा और वीडियो को देखते चलिएगा। तो हम पार्ट 1 से ही स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जो कि मेरी भावना है, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या है कि हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए उत्तर सही करेंगे, हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो जो अलंकार होते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अलंकार जो होते हैं वह कविता में क्या सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 3 और प्रश्न 4 पहले आप पढ़ लीजिएगा, इनके आंसर आपको हम बताने वाले हैं। पहले प्रश्न 3 आप पढ़ेंगे, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। और दूसरा है अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे उस पंक्ति में अलंकार है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर नोट करें आप। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लिख पाएंगे, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवन के प्रति सरल सत्य व्यवहार सेवा करनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से प्रश्न 3 का उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है कि आपका अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है। तो इस पंक्ति में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या करेंगे, और प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर अनुप्रास। प्रश्न 5 देखेंगे, प्रश्न 5 है कि मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में अच्छे निर्धायक परोपकार कार्य करना चाहता है। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। प्रश्न 6 है प्यारे बच्चों, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहते हैं। ओके, इसके बाद फिर हमारा प्रश्न 7 आता है। हम इस वीडियो में संपूर्ण हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। अभी तक आप स्किप करोगे ना तो फिर आप चैप्टर को भी स्किप कर सकते हो। ओके, तो इसलिए पूरा देखना वीडियो को। इस वीडियो में कंप्लीट हल मिलने वाला है आपका बुक का कक्षा 7 भाषा भारती का। प्रश्न 7 देखिए, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, मेरी भावना पाठ में हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका भावार्थ लिखेंगे कि इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहे, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 देखेंगे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। उक्त पंक्ति में आप आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। तो ये इस भावना का आपका तात्पर्य कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 10 है कि मेरी भावना कविता में कवि ने किस पर साम्य भाव रखने की बात कही है। इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि बेनिर्दयी गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों से साम्य भाव रखने की बात कही है। ओके, इस तरीके से प्रश्न 10 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। अब प्यारे बच्चों द्विगुत्री प्रश्न आता है, जिसमें आपको द्विगुत्री प्रश्न में प्रश्न 11 देखने को मिलेगा। मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से स्वयं के लिए तथा पूरे संसार के लिए एक अच्छी भावना प्रदान करने का वरदान मांगता है। इस कविता में कवि ने प्रमुख रूप से संसार के परोपकार के बारे में बात कही है। इस तरीके से प्रश्न 11 का उत्तर करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप प्रश्न 12 देखोगे। प्रश्न क्रमांक 12 है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर एक सत्य और उससे संबंधित हमने कहानी लिखी हुई है। आप चाहे इस प्रश्न का उत्तर को आप यहाँ से वीडियो को रोककर लिख सकती हो अच्छी तरीके से। क्या है कि एक चरवाहा क्या होता है, जो कि जैसे मान लीजिए बकरी को चराने वाला होता है, भेड़ बकरी जो भी होते हैं उनको जो चराता है, जैसे यहाँ पर भेड़ है, भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था।
तो एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरी के साथ समुद्र किनारे बैठा था। चरवाहा बैठे आसमान में देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बातें किया करता था। ये सब एक जलपरी देख रही थी, क्योंकि वो समुद्र के पास बैठता था तो वहाँ पर एक जलपरी भी होती थी। ओके, फिर क्या कह रहा है कि जलपरी उस चरवाहे की इस कोमल भाव पे मोहित हो जाती है और जलपरी ने उस चरवाहे को अपने मन की बात करती है। जलपरी ने कहा, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। बच्चों यहाँ पर शुदा कर लेना, ठीक है। जब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं दिखाई दूंगी, और तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकती तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी से शादी कर ली। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 का नाम है आपका दादी की घड़ी। तो चलिए अब इस पार्ट के प्रश्नों को जो उत्तर हैं उनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 है, सभी लोग निकाल दीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रश्न 1 दिया गया है पार्ट 2 में। तो पहला प्रश्न है, विवाह ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर आप देखोगे रेखांकित शब्द यहाँ पर ही है ना। तो ये शब्द कैसा है? तो ये एक निपात शब्द है। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न 2 देखेंगे। तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? तो ये दादी ने बताई थी। ओके, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप ये करेंगे। इसके बाद हम प्रश्न 3 देखते हैं। आंगन पड़ी में खटिया पर बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो यहाँ पर सही से लिखेंगे, सही से क्या लिखेंगे? आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। ओके, प्यारे बच्चों प्रश्न 4 है। दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? तो दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी और वह सोचता कि हमें भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। प्रश्न 5 देखें। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर लिखेंगे, उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उससे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 है। सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? इसका उत्तर लिखेंगे, सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। इसके बाद प्रश्न 7 देखेंगे। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, दम साधना तो क्या रहता है? चुप रह जाना। प्रयोग लिखेंगे, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू दम साध गया। तो प्रश्न 7 का उत्तर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 8। प्रश्न 8 यहाँ पर आपका दिया गया, घड़ी कैसे टूट गई थी? तो आप इसका यहाँ से उत्तर लिखेंगे, घड़ी कैसे टूट गई थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी, घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखें। प्रश्न क्रमांक 9 आपका है कि दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य है दीदी की सहेलियों के पास किताब या चिट्ठियाँ पहुँचाना, भैया के दोस्त के लिए चाय नाश्ता देना। प्रश्न 10 है, लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट झपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। इसके बाद प्रश्न 11 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा है और उसके बारे में दीपू को क्या बताया है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है? असली आराम तो हमारे दिल में होता है, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो ये हमें जगा देता है। ओके, सो आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब हम आपको पीडीएफ अपलोड कराएंगे तो इसका क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए वीडियो को पूरा देखना। आप वैसे चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे के पार्ट हम देखते हैं। इसके बाद आपका आता है पार्ट 3। पार्ट 3 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरी वसीयत। तो इस पार्ट के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न 1, गंगा में अस्थियों को विसर्जन करने के पीछे नेहरू की गंगा के प्रति मान्यता थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न क्या है, नाकामी शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ना। और इसका चलिए उत्तर देखते हैं। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम पीडीएफ में आपको बताएंगे।
तो इस तरीके की आपको ये पीडीएफ भी हम उपलब्ध कराएंगे। जैसे आपका पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, गंगा में अस्थि को विसर्जन के पीछे नेहरू की क्या प्रति मान्यता थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम। उनका प्रेम था। दूसरा, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या उपसर्ग है? आप इसका उत्तर लिखेंगे ऑप्शन ए, ना, जो कि हमने बता दिया था। फिर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप प्रश्न 3 देखेंगे, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। प्रश्न 4 देखें, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर पहला शब्द आपको नाराज है, जिसमें ना जोड़ा है राज में। पर दूसरा है मुमकिन में ना जोड़ा है, तो ये आपका नामुमकिन बना है। ठीक है, तो ये हमने 2 शब्द नाराज और नामुमकिन 2 शब्द बनाए हैं। प्रश्न 5 देखेंगे, आप अपनी अब ना बुक को देखिएगा, उसमें यही प्रश्न दिए गए हैं, बस हमने क्या इनको टाइप करके आपको बता रहे हैं। प्रश्न 5 देखें, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुश्किल नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। तो पाठ के आधार पर बताना, तो प्रेम के बदले में नहीं है। ओके, बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, तो प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, प्रेम के बदले में। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 6, बी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर पहला विराग और दूसरा विशाल, ये 2 शब्द बनाए हैं बी उपसर्ग जोड़कर। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 7 है कि नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, क्योंकि नेहरू जी रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे। प्रश्न 8 है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की? तो आप प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म को मुट्ठी भर गंगा नदी में तथा शेष बची हुई भस्म को भारत के उन हिस्सों में डालने की बात कही थी जहाँ किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हल बताने वाले हैं। अभी आपका ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये हम आपको पार्ट 3 बता रहे हैं। इसी तरीके से हम पार्ट 25 तक चलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी 8 ग्रेड भी कंप्लीट होगी। साथ ही साथ जो अभी आपके हाफ ईयरली पेपर आ रहे हैं, आपका जो 6 नवंबर से है, 6 या 7 नवंबर से, पहला हिंदी का ही है, तो उसमें भी आपका यहीं से पेपर आएगा। और आपको बता दें, यदि आपको हाफ ईयरली पेपर चाहिए तो यहाँ पर आपको रियल पेपर भी मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रश्न 9 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। प्रश्न 9 है, अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर 3 हमने वाक्य लिखे हुए हैं। प्रश्न 10 है, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। पाठ की पंक्तियों में से क्या पता चलता है? 3 पंक्तियाँ लिखिए। पहली पंक्ति है, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा। दूसरा, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। तीसरा लिखेंगे, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक रही है। इसके बाद देखिए द्विगु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 11 है कि नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों को जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद फिर हम चौथा अध्याय देखेंगे, चौथा पार्ट। प्रश्न 12 है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो पहला हमने गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखी हुई हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर इतनी जगह पर आपको गांधी जी का चित्र चिपकाना है। ठीक है, एक तो हमने महापुरुष का लिख दिया है। अब दूसरे प्यारे बच्चों आपको आपके लिए दिया है हमने, यदि आप बोलते हैं तो हम यहाँ पर पीडीएफ में अपडेट करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों आप भी कोशिश करें। ठीक है, आप चाहें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिख सकते हैं, है ना, चाचा नेहरू पर लिख सकते हैं, है ना, महात्मा गांधी पर तो हमने लिखा ही हुआ है। तो आप जो भी जिस पर महापुरुषों पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अध्याय 4 देखते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 है 2 कविताएं। पार्ट 4 2 कविताओं में आप यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। यहाँ पर आपका जो होगा धिन धिन धा अलंकार, देखिए ये सीधी पीडीएफ पर ही चलती हैं। ये जो प्रश्न है आपको, इसमें आपका पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कर लेना है अनुप्रास। ठीक है, और फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? तो ये कदम को छूना चाहता है, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए प्रश्न 3, दादर का कंठ खुला से क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर चलिए नोट करें। तो यहाँ पर आप उत्तर देख रहे हैं, दादर का कंठ खुला से क्या आशय है। यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, दादर का कंठ खुला का आशय मेढक से है। बादलों के यूं गिरने और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाबों में मेढक टरटर करने लगे हैं। प्रश्न 4 देखेंगे, मेघ बजी कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? उत्तर लिखेंगे, मेघ बजी कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है।
प्रश्न 5 देखेंगे वर्षा ऋतु में कौन कौन सी पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। उत्तर लिखेंगे वर्षा ऋतु में मोर पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न 6 है दामिनी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है विद्युत और दूसरा चंचला। अब आपके लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। तो लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न 7 है दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। जैसे चंदन बंदन, बरस तरस, चमक दमक, रीता बीता, बरस तरस, ये आपको समान ध्वनि वाले शब्द देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 8 है पंख बना हरिचंदन, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे बरसात में सब और पानी जाता है, जिसकी मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है तब वह हरिचंदन सी दिखाई देती है। प्रश्न 9 है बादल गुस्से में क्यों लग रहा है। इसका उत्तर लिखेंगे कवि कहते हैं कि बादल बिना किसी अधिकार के लालच भरी आंखों से जाने कब से कदम देखने के लिए तरस रहा है। तेरा मन कहता है कि तू कदम को स्पर्श करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर ले, कदम तो फूल फूल रहा है। ओके। इसके बाद प्रश्न 10 देखेंगे टहनी टहनी में कंधों के सम झूले कदम, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कदम परिवर्तित मौसम में मध्यवस्थ हो फूलने फलने लगा है। वृक्ष की असंख्य शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम का एक पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है। 10 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। अध्याय 4 है, इसके बाद हम अध्याय 5 करेंगे। पहले प्रश्न 11 देखें। प्रश्न 11 है कि मेघ बजी कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमने ये सार यहाँ से लेके आपका ये यहाँ तक लिखा हुआ है। तो वीडियो को रोककर आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। ये प्यारे बच्चों आगमन है, ठीक है। यहाँ पर ये गलती से आ गया है तो इसको आगमन लिखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 12 है ये इस चैप्टर का, ये आपका देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम अध्याय 5 देखेंगे। पहले आप देखें प्रश्न 12 वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य लिखेंगे वर्षा ऋतु बहुत सुहावनी ऋतु है। दूसरा इसे बारिश का मौसम भी कहा जाता है। तीसरा यह ऋतु जुलाई से लेकर सितंबर तक रहती है। चौथा वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। और पांचवा इस ऋतु में नदी तालाब कुएं आदि पानी भर जाते हैं। छठवां लिखेंगे वर्षा ऋतु में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष हमारे मन को मोहित करता है। सातवां इस ऋतु में किसान खेती के काम में जुड़ जाता है। और आठवां वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नवा सभी इस ऋतु का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और 10वां वर्षा ऋतु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस तरीके से आप अध्याय जो आपका है 4 कंप्लीट करेंगे। अध्याय 5 देखते हैं। प्यारे बच्चों अध्याय 5 है आपका मध्य प्रदेश का वैभव। तो चलिए इस पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। इसके बाद प्रश्न 2 है अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या और दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो दूसरा अर्थ होता है गोद, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन सी कर लेना है। प्रश्न 3 देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 3 है पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है। और पाठ 4 है पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिए मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। यहाँ पर आपको ये वाला जो शब्द है मोक्षदायिनी ये लिखना है, ठीक है। मोक्षदायिनी नदी नर्मदा को कहा गया है। कुछ गलती हो गई है तो मैं आपको सरवा दूंगा, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पाठ में झीलों की नगरी, तो यहाँ पर भोपाल शहर को कहा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 5 है सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्द को छाँट कर लिखिए। तो खेलना और पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। इसके बाद प्रश्न 4 देखिए अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे उज्जैन। तो अवंतिका नगर को उज्जैन नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों ये आपकी लघुत्तरी ये है, आपको ये हटाना है, ठीक है। उत्तर में क्या लिखेंगे सिर्फ उज्जैन। तो अवंतिका नगर को किस नाम से जाना जाता है, उज्जैन नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न 7 है बुंदेली की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है। तो राई, सैरो, बंधवा और बुंदेली ये आपकी प्रसिद्ध क्या लोक नृत्य है। प्रश्न 8 है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बुंदेली, मालवी, निवाड़ी, मीली और बघेली मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां हैं। प्रश्न 9 देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से जीव पाए जाते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे चीतल, सांबर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया, ठीक है। ये आपका भेड़िया है। आप भेड़िया कैसे लिखेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भेड़िया, ओके। इस जगह आपको ये वाला शब्द लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला ग्वालियर अपनी प्राचीन कला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यहीं पर संगीत में तानसेन और बैजू बावरे की संगीत प्रतिस्पर्धा हुई थी। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थान है। द्विगुत्तीय प्रश्न में प्रश्न 11 आप यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके जिलों के नाम बताना है। तो यहाँ पर आप पहला बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया जिले में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद,
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपके पन्ना जिले में है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है और वन विहार आपका भोपाल में है। इस तरीके से प्रश्न 11 का उत्तर करेंगे। फिर प्रश्न 12 आता है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अन्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत की अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले सभी तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, अतः मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, हमने अध्याय 5 मध्य प्रदेश का वैभव भी कर लिया। चलिए अध्याय 6 देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अध्याय 6 है आपका राखी का मूल्य। तो चलिए यहाँ पर आपका इसमें पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न है, रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप उत्तर लिखेंगे, सहायता मांगना था। प्रश्न 2 है, तत्पुरुष समास में पद प्रदान होता है। तो तत्पुरुष समास में जो पद प्रदान होता है वह आपका होता है अंतिम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न अति लघु प्रश्न 3 हिंदू वेग कौन था, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न 4, 5, 6, जैसा कि आप यहाँ पर अपनी 8 ग्रेड में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनके उत्तर नोट करें आप। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हिंदू वेग कौन था? तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, हिंदू वेग हुमायूं का सेनापति था। प्रश्न 4 है, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? तो आप वहाँ पर उत्तर लिखेंगे, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी अपनी सहायता के लिए भेजी। इसका प्रश्न 5 देखें, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बलिदान हेतु तत्पर रहना, जो आपका रेखांकित शब्द है उसमें ये अर्थ होगा। प्रश्न 6 देखें, जहाँ पना ऐसे मग्न है, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा? वाक्य में जहाँ पना कौन है? तो जहाँ पना राजा हुमायूं है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं इस पार्ट के, जो कि आपका हम आज देख रहे हैं। आपका जो पार्ट है पार्ट 6, राखी का मूल्य। इसमें आपको प्रश्न 7 देखने को मिलेगा, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको लिखेंगे। प्रश्न 8 है, योजक चिन्ह वाले शब्दों को चाट कर लिखिए। तो आपको जो चैप्टर में दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर यूज किए गए हैं, तो इसको आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न 9 है, राखी व शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति का आशय है कि राखी शत्रुता के घाट को भरने का कार्य करती है और राखी से सारे बैर भाव दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप राखी लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 10 देखेंगे, जिन्हें प्राण देने की चाह हो वे ही राखियाँ स्वीकार करें। इस पंक्ति में रानी का क्या आशय है? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए राखी को आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे लोग ही इस राखी को लें जो अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं। द्विगुत्तीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है कि राखी के अलावा आप किस अन्य त्यौहार को बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो हमने दीपावली के बारे में लिखा हुआ है। दीपावली का आप अभी और भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है अब आपका दीपावली आने ही वाला है। हमने यहाँ पर बेसिकली 6 ही लिखे हैं, आप 8 लिखें, ठीक है। प्रश्न 12 है, राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखें। तो यहाँ पर 8 पंक्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, है ना। राखी तो राखी यानी कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर ही हम राखी बांधते हैं। तो पहला है, रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा, रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप त्यौहार करेंगे, ये देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार, ये वाला शब्द आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद है, देखिए ये जो है ना, ये इसकी जगह आपको ये वाला शब्द लिखने या फिर ये वाला, दोनों एक ही शब्द हैं। पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन से कई प्राचीन कहानियाँ जुड़ी हैं। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। छठवां, रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। प्रश्न 7 देखिए, राखी के बदले भाई बहन को उपहार देता है और उनकी उनके जीवन के वचन देता है। एक भाई के लिए राखी का बहुत महत्व होता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए पार्ट 7 देखते हैं, नीति के दोहे। चलिए इस पार्ट के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो प्रश्न पार्ट के जो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हंस के समान बताया है। प्रश्न 2 है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, आग शब्द का तत्सम रूप है अग्नि। इसके बाद आपको प्रश्न 3, 4 और यहाँ पर प्रश्न 5, 6 ये जैसे कि खाली देखने को मिल रहे हैं। इनके प्रश्नों को हम चलिए नोट करते हैं। पहले प्रश्न 3 का उत्तर आप सभी लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 3 देखने को मिल रहा है, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। प्रश्न 4 है, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है? ये आपको पार्ट 7 का कक्षा 7वीं का जो भाषा भारती की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका बताई जा रही है। ओके, प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे, तुलसीदास ने काया की तुलना खेतों से की है।
इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, जड़ चेतन गुण दोष विश्व कीन करतार, संत हंस गुनहि गही पय परिहरि बार विकार। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लें, क्योंकि प्यारे बच्चों अब आगे की जो मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, आप सभी लोग नोट करते चलें। जो कुछ गलतियाँ होंगी वो मैं ज़रूर सुधरवाऊँगा। यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसा खाओगे, इस पंक्ति में दोहे में से उचित पंक्ति को चाट कर लिखिए। तो बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। लघुत्तरी प्रश्न देखिए, लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न 7 है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। उत्तर लिखेंगे, कबीरदास जी ने बुराई करने वालों को अपने पास रखने को कहा है, अपने पास रखने को कहा है। प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 का उत्तर आप यहाँ से इसको नोट करेंगे। इसके बाद फिर आपका प्रश्न 9 आता है, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। तो यहाँ पर आप इसका प्रश्न 9 का उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न 10 है, घाघ और भंडेरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद द्विगुत्री प्रश्न आता है, प्रश्न 11, नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, इन दोहों में कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन जब घमंड खत्म हुआ तभी प्रभु मिले, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम खुद ब खुद समाप्त हो गया। इसके बाद प्रश्न 12 देखेंगे, इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है, पर इसके बाद हम पार्ट 8 देखेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर के असली पेपर भी यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आपको अर्थ लिखना है, इस तरीके से ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 8 है आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवन प्रेरक प्रसंग। तो चलिए इस पार्ट के प्रश्नों को उत्तर भी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न आपके 8 ग्रेड में देखने को मिलेगा कि पूर्ण भूमि सामासिक पद है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, तत्पुरुष सामासिक पद है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों की, मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता हैं। तो यहाँ पर आपका इसका उत्तर लिखेंगे, अब्दुल कलाम हैं। अब ये प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, आपको पीडीएफ से ही इसके उत्तर बता देता हूँ, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको सर हमें यही बताइए, तो ये यहाँ से आप लिख सकते हो, कोई मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखिए प्रश्न 3 है, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या थे। तो उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर कलाम की दृढ़ इच्छा शक्ति और अहम आत्मविश्वास। जो आत्मविश्वास ही उनकी सफलता के सोपान हैं। प्रश्न 4 देखें, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार से क्या समझा। उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया। प्रश्न 5 यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 है, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर कलाम ने अग्नि नामक मिसाइल बनाया था, इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रश्न 6 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रश्न 6 है, वैज्ञानिक की यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। उत्तर लिखेंगे, रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल मैन आदि की शिक्षा दी जाती है। प्रश्न आपका 7 है, डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अपना समय व्यर्थ ना जाने दो, जो समय बीत गया उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, डॉक्टर कलाम का पूरा सामाजिक समरसता से सारोबार रहा, पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार रामेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में गहरी आस्था रखता था, इससे उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। प्रश्न 9 देखें, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर कलाम ने एक बार एक प्राकृतिक लेख को पढ़ा, जिसके लेख का नाम सॉफ्टवेयर अर्थात आपका जो मंत्र बाण था। इसी लेख ने उन्हें अग्नि मिसाइल बनाने की प्रेरणा दी। यहाँ पर आप प्रश्न 10 देखेंगे। प्रश्न 10 है प्यारे बच्चों, परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। तो पहला है आपका परिवार, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है परिवेश, चौथा है परिधान। प्रश्न 11 है, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते थे। तो उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है, बच्चों से ही वे मित्र की तरह बातें करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये प्रश्न आपका 12 है। प्रश्न 12 है कि पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम की किन बातों से आप प्रभावित हुए। उत्तर में लिखिए। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप इसका उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद चलिए अगला पाठ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पार्ट 9 है आपका गौरैया। चलिए इसके प्रश्न
जो पार्ट 9 में आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपको, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? उत्तर लिखेंगे गौरैया को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, नीलम की सी नाली नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर आप ये दोनों के उत्तर करने के बाद पर तीसरा प्रश्न देखेंगे, कवि की हैरानी का क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे कवि के घर में गौरैया चिड़िया के आने से कवि को हैरानी हो रही है। प्रश्न चौथा देखेंगे, चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है? उत्तर लिखेंगे चिड़िया अपना नीड़ घास फूस और तिनकों से बनाती है। प्रश्न 5 है, कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाली शब्द खोज कर लिखिए। तो गौरैया, बतैया, मैया, नैया। इसके बाद देखिए प्रश्न 6, गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगती है? कविता को पढ़कर लिखिए। उत्तर लिखेंगे जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 7, सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति को अपने अर्थों में अपने अर्थ अपने शब्दों में लिखिए पंक्ति के। तो यहाँ पर आप इसका प्रश्न 7 है, इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस पंक्ति में कवि कहते हैं गौरैया चिड़िया हल्की हल्की हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे वह हग पर तैर रही है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 है कि कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए। पहला लिखेंगे गौरैया चिड़िया बहुत फुर्तीली होती है। दूसरा, गौरैया की आंखें नीलम के समान सुंदर होती हैं। तीसरा, गौरैया हरियाली की रानी है। प्रश्न 9 देखेंगे, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे एक ही शब्द जब एक से ज़्यादा बार आए या तो उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे चुन चुन, सरसर, मरमर। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर लिखेंगे मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक किरण की वजह से गौरैया चिड़िया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके बाद देखिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे दी गई कविता में कवि को गौरैया बहुत पसंद है। ठीक है, उसके आप यहाँ पर लिखेंगे गौरैया बहुत पसंद है, वह उसके आगमन में आती है और हरिया जो वृद्ध खेलियाँ करती हैं यह सब काँव को बहुत पसंद आता है। ठीक है, कविता का सारांश अपने में लिखना है, कहानी कौवे को आता है। कवि गौरैया को अपनी क्या कहती है बहन बनाना चाहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर ये प्रश्न 11 है। इसके बाद ये प्रश्न 12 है, गौरैया के अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है उसके बारे में बताना है। तो हमने यहाँ पर मोर हमें अच्छा लगता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखिए 7 ये वाक्य लिखी हुई हैं। 8 से 10 बोला था, तो आप एक और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। फिर आपका आता है पार्ट 10, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 1 अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए करेंगे यथाशक्ति। दूसरा देखिए सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा? तो ये यहाँ पर कल्ले जो केलकर थे, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर करेंगे। प्रश्न 3 है, अतुलग्ति प्रश्न में इस पार्ट में कौन किसको पत्र लिख रहा है? इसका उत्तर लिखेंगे यह पत्र सुभाष चंद्र बोस के द्वारा NC केलकर को लिखा गया है। प्रश्न 4 देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आपके जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिए गए थे। गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया? तो मांडले सेंट्रल जेल बर्मा में किया। प्रश्न 6 देखें, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है, पाठ में से एक प्रत्यय वाले 2 शब्द चार्ट कर लिखिए। तो शारीरिक और मानसिक आपका हो जाएगा। प्रश्न 7 देखिए, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? उत्तर लिखेंगे मांडले जेल में बंदी से किसी को मिलने जुलने नहीं दिया जाता था और वे एक कष्टकारी कमरे में एकदम अकेले रहते थे। इसके बाद प्रश्न 8 देखें, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थस्थल क्यों कहा? उत्तर लिखेंगे क्योंकि मांडले जेल में भारत की एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक 6 वर्ष तक रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे लोकमान्य तिलक की पीड़ा नौजवानों की अपेक्षा कुछ मायनों में अधिक कठोर रहती थी। इसके बाद प्रश्न 10 देखें, पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। पहला, लोकमान्य तिलक क्या थे? आपके धन के पक्के थे। वे क्या थे? विनोद प्रिय थे,
कठिन परिस्थितियों में भी वे समस्या को सुलझा लेते थे। वे केसरी नाम का मराठी अखबार निकालते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 11। औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं तथा व्यक्तिगत रूप में लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 12। अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी शाला के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया है। तो प्यारे बच्चों, पत्र आप लिख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर आप हल कर लेंगे खुद। ठीक है, पार्ट 11 देखिए, वात्सल्य के पद। यहाँ पर आपको अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब देखिए अभी तो पार्ट 11 ही हुई है, 35 मिनट की वीडियो बन गई है ऑलरेडी, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ना हो, हमें 25 पार्ट तक चलना है। ठीक है, आप भी बोर हो जाओगे, मुझे भी पता है, आप इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखोगे। कम से कम आप, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप तो इस वीडियो को ना डेली एक एक चैप्टर करके कंप्लीट कर लो। जरूरी नहीं कि एक दिन में आप पूरा भरो, एक एक चैप्टर डेली देख लिया करो। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 1 है, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे। तो दाऊ कहकर बुलाते थे। प्रश्न दूसरा है, मोहन मुख ऋषि की ये बातें पंक्ति में अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। तीसरा प्रश्न देखिए, वात्सल्य के पद में गोपिका के मन में क्या इच्छा है। उत्तर लिखेंगे, गोपिकाओं की इच्छा है कि बाल कृष्ण उनके घर पर आएं और माखन चुरा कर खाएं और उनके माखन खाते हुए गोपिका देखना चाहती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते थे। उत्तर लिखेंगे, बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं, तुम यशोदा मैया के संग पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो मोल लिया गया है, तो सगे पुत्र नहीं हो। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 5, स्वाभिमान शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, लुकमान तो अपने मालिक का स्वामी भक्त है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं, वात्सल के पद में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। तो सूरदास प्रभु अंतर्यामी जो बताया है मन की जानी। चलिए, ग्वालिनी मन की जानी। प्रश्न 7 है, वात्सल के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, तेल लगाई लगाई के अंजन भौएं बनाई बनाई डिठौनई ढाली हमेलनी बार निहारत बारज ज्यो पुचकारत छोनई। तो इसमें कहा है। इसके बाद प्रश्न 8 है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। जैसे माखन है तो मक्खन, जुबती युक्ति, पूत पुत्र, तारी ताली, भौन भौं, युग युग। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 है, वात्सल के पद पाठ में जो आपको सबसे अच्छा लगा उनकी एक विशेषता बताते हुए पद को लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको कंप्लीट करें। इसके बाद आपका ये प्रश्न 11 है, रसों को स्थायी भाव एवं उनके नाम लिखना है। तो जैसे श्रृंगार का हो जाएगा आपका रति, हास्य का हंसी, करुण का शोक, वीर का उत्साह, अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वो आपका हो जाएगा आश्चर्य, भयानक का स्थायी भाव भय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पर रौद्र का क्रोध, विवश का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का रति और भक्ति का आपका अनुराग। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं, वात्सल के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए पार्ट 12 नींव का पत्थर है। इस पार्ट 12 के प्रश्नों को उत्तर की हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर आपको अपना राज्य यानी ऑप्शन ए कर लेना है, दूसरे में ऑप्शन बी भाग जाना कर लेना है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है, एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है आधार बनना, नींव का पत्थर यानी कि आधार बनना। प्रश्न 4 है, लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे। उत्तर लिखेंगे जूही और मुंदर। इसके बाद प्रश्न 5 है, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। उत्तर लिखेंगे हंसना जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। क्या, हंसना। प्रश्न 6 है, फरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था। हर हर महादेव ये उद्घोष था। प्रश्न 7 है, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। वीडियो को रोककर आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 8 और 9 हैं, यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 8 और 9 के उत्तर यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न 10 आता है। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समाज के नाम लिखिए। जैसा है आप देशभक्त, रणभूमि, पेड़ पौधे, वीरबाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इनके उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न 11 है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से आप लिख लीजिए।
इसके बाद प्रश्न 12 है लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर हमने तात्या टोपे जो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख नायक थे, 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। श्रीमती रघुनाथ राव बल्लाल मराठा साम्राज्य के पेशवा थे और मराठों का उदय में योगदान रघुनाथ राव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रघुनाथ राव ने उत्तर भारत में मराठों के प्रभाव को बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद देखिए पार्ट 13 है अगर नाक न होती। तो चलिए पार्ट 13 के प्रश्नों के उत्तर भी हम देखते हैं। पार्ट 13 के प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न आपका है, तो इसका उत्तर आपको कर लेना है सुंदर नाक का। दूसरे का उत्तर आपको कर लेना है विदेशी, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। पर तीसरा प्रश्न है नाक रगड़ने का क्या अर्थ है, तो मिन्नती करना। और चौथा प्रश्न है नखशिख वर्णन का क्या आशय है, तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर देखने को मिल रहा है। इसके बाद प्रश्न 5 और 6 के उत्तर आप यहाँ से नोट करेंगे। नाक नक्कारे सी कब बचती है, इसके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। और असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है, तो ये भी उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद प्रश्न 7 और 8 का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप अच्छी तरीके से इसको लिखें। इसके बाद आप प्रश्न 9 और 10 का उत्तर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। फिर इसके बाद आपका आता है प्रश्न 12, नाक से संबंधित कोई 5 मुहावरे लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न पार्ट 14 आता है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर आपको निराशा यानी ऑप्शन बी कर लेना है। दूसरे प्रश्न में चलने का कर लेना है, यानी कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है, चलने का व्रत जो है उसे लेने की बात कही है। इसके बाद देखिए प्रश्न 3 की जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं, दृढ़ निश्चय देखकर चली जाती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बात की थी कौन सा लेने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया कि हमें ठहरना नहीं है। प्रश्न 5 में आपको उत्तर में बाधाओं की कर लेना है, प्रश्न 6 में देख कर लेना है। प्रश्न 7 और 8 के उत्तर आप यहाँ से नोट कर रहे होंगे, वीडियो को रोककर करें। इसके बाद प्रश्न 9 है और प्रश्न 10 पहले आप देखें, ये आपका प्रश्न 10 पूछा गया है। प्रश्न 10 का उत्तर आपको ये दिया गया है, ठीक है। प्रतिगुप्ति प्रश्न में प्रश्न 11 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, प्रश्न 11 का उत्तर। इसके बाद ये आपका 12वां प्रश्न है, इस तरीके से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका पार्ट 15 आता है छोटा जादूगर। पार्ट 15 है छोटा जादूगर। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न में आपको जो गुणवाचक कर लेना है, ये जो छोटा है ये कैसा है, वो रेखांकित शब्द में जो विशेषण है वह आपका गुणवाचक है। इसके बाद 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर क्या हो गया, तो वह खुश हो गया था, ऑप्शन सी कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 3 देखें अतिलघुत्तरीय प्रश्न में कि लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द है, तो ये लाल शब्द है। इसके बाद प्रश्न 4 देखें लेखक को छोटा जादूगर से ईर्ष्या कब हुई, तो उत्तर लिखेंगे उसके रुपये पाने पर हुई। इसके बाद देखें प्रश्न 5 हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है, पाठ के आधार पर बताइए, तो जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। प्रश्न 6 है गया करके चला नमस्कार वह, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वह नमस्कार करके चला गया। प्रश्न 7 देखें छोटे जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो क्या करेंगे आप, उत्तर लिखेंगे छोटे जादूगर की भांति यदि मुझे 100 रुपये मिले होते तो मैं उनसे अपनी पढ़ाई का सामान खरीदता। प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या खेल के दिखाते, तो यहाँ पर आप गणित के जादू दिखाते। प्रश्न 9 है, प्रश्न 9 का उत्तर लिखें। इसके बाद प्रश्न 10 है तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ का पथ्य होगा, इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो यहाँ पर आप इस पंक्ति में इससे जो भाव हमें देखने को मिलता है वह लिखेंगे कि जो छोटा जादूगर कहता है कि मैं यहाँ खेल देखने नहीं बल्कि खेल दिखाने आया हूँ, यदि मैं इससे कुछ पैसे कमा लेता हूँ तो इससे माँ के लिए भोजन लेकर जाऊँगा। द्विगुत्तीय प्रश्न में प्रश्न 11 का उत्तर आप यहाँ से नोट करें, वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा। इसके बाद ये आपका 12 है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपका पार्ट 16 जो कि है नर्मदी। तो यहाँ पर पहले प्रश्न है नर्मदी कहानी में किस पर्वत की बात की गई है, तो मैकल पर्वत यानी ऑप्शन सी उत्तर करेंगे। दूसरा विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर जो अगला है वह आपका विशेषण शब्द है। प्रश्न 3 देखेंगे दुग्गन की बांसों की आवश्यकता क्यों थी, उत्तर लिखेंगे दुग्गन को झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांसों की आवश्यकता थी। प्रश्न 4 है नर्मदी को थकान क्यों हो गई थी, उत्तर लिखेंगे पहाड़ पर चढ़ने के कारण नर्मदी को थकान हो गई थी। प्रश्न 5 है पर्वत शब्द की कोई 3 पर्यायवाची लिखिए, तो पहला है पहाड़, दूसरा है गिरी, तीसरा है भूमिधर।
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 6। दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, मैकल के शिखर पर मोटे बांसों का एक झुरमुट दिखाई दिया, इस कारण दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी दिखाई देने लगी थी। प्रश्न 6 के बाद प्रश्न 7 है, नरवदी देव को क्यों मनाने लगी थी? उत्तर लिखेंगे, वह अपने बाबा के प्राणों की रक्षा के लिए देव को मनाने लगी। प्रश्न 8 है, दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिला, वह कहाँ चली गई थी? उत्तर लिखेंगे, दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिली क्योंकि वह झरना बन गई थी। प्रश्न 9 है, आवट प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द लिखिए। लिखावट, बनावट, थकावट, ये 4 शब्द हैं। प्रश्न 10 है, सूरज तमतमाया हुआ था, वाक्य में सूरज के तमतमाने का क्या अर्थ है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस वाक्य में तमतमाने का अर्थ अत्यधिक गर्म होना है। प्रश्न 11 देखें, दुग्गन जब लौट कर झुरमुट के पास पहुंचा उसके बाद क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दुग्गन जब हाँफता हुआ झुरमुट के पास पहुंचा तो नरवदी को वहां ना पाकर चिंतित हुआ। वह नरवदी को वहां और वह जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसको नरवदी नहीं दिखाई दी क्योंकि वह झरने में परिवर्तित हो गई थी। चलिए ये आपका इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम अगला पाठ है पाठ 17 और भी दूँ। तो पाठ 17 के प्रश्नों के उत्तरों को भी हम देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपको इसका ऑप्शन सी वाला उत्तर कर देना है, दूसरे में ऑप्शन डी यानी कि भाल कर देना है। इसके बाद आप तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से वीडियो को रोककर लिख लें। पाँचवा छठवा भी आप यही करेंगे, वीडियो को रोककर प्रश्न 5 और प्रश्न 6 के उत्तर को लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 7 और 8 है, तो यहाँ पर आप इन प्रश्नों के उत्तर को भी नोट कर लीजिएगा, प्रश्न 7 और 8। इसके बाद 9, 10 है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। फिर आपका आता है प्रश्न 11 द्विगुत्री प्रश्न में, इसे भी आप नोट कर लें। ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न आता है इस पाठ का प्रश्न 12, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से लिख लें। इसके बाद आपका पाठ 18 लोकमाता अहिल्याबाई, तो चलिए इसके प्रश्नों को भी हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के उत्तर देखने को मिल रही हैं। इसके बाद फिर आपको प्रश्न 3 का उत्तर देखने को मिल रहा है। अति लघुत्तरीय प्रश्न हम आपके बता रहे हैं। अब यहाँ से आप प्रश्न 4 और प्रश्न 5 के उत्तर नोट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 और प्रश्न 7, फिर आपका आता है प्रश्न 8 और प्रश्न 9। इसके बाद आप प्रश्न 10 देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फिर आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 11। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हल बताया जा रहा है। अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि प्यारे बच्चों एकमात्र वीडियो में कक्षा 7 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती का कंप्लीट हल बताया जा रहा है। प्रश्न 12 का उत्तर यहाँ से नोट करेंगे। फिर आपका पाठ 19 ज्ञानदा की डायरी आता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न में पहले प्रश्न का उत्तर डायरी में यानी ऑप्शन बी कर लेना है और दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा का कर लेना है। प्रश्न 3 का उत्तर आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 4 और 5 का उत्तर देखें। फिर हम देखते हैं प्रश्न 6 और 7। इसके बाद यह आपका आता है 8 और 9। अब प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो, तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को रोक कर लिख लो। ठीक है। 10वां प्रश्न देखें। आप वीडियो को रोक कर भी तो लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या करें, जो स्पीड रहती है वीडियो क्वालिटी उसको स्लो कर लें। ये 11वां प्रश्न है और ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न है, तो ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका आता है पार्ट 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो यहाँ पर पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुविकल्पी में। इसके बाद तीसरा और चौथा प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद ये 5वां और 6वां प्रश्न है, इसे भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। ये फिर आपका 7वां और 8वां प्रश्न आता है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है 8वां। फिर ये 9वां प्रश्न है जो कि यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। फिर ये 10वां प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार पढ़ाई करेंगे। ये आपका प्रश्न, ये आपका 10वां ही है। फिर ये आपका द्विगुत्री प्रश्न में प्रश्न 11 आता है, प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। ये आपका प्रश्न 12 है, यहाँ से आप प्रश्न 12 का उत्तर लिखेंगे। चलिए अब पार्ट 21 जो कि है माँ कहे एक कहानी। ओके, तो यहाँ पर आपके इस बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। फिर ये आपके प्रश्न अतिलघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 3 और 4 का उत्तर। ये यहाँ से आप 5 और 6 का उत्तर लिखेंगे। ये आपका 7 और 8। और यदि PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 और 9 का उत्तर भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इसके बाद आप प्रश्न 10 का उत्तर और ये फिर 11
और इसके बाद प्रश्न 12 जो कि है, अपने आसपास के किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ से हमने लिखा हुआ है, इसे कंप्लीट करें। इसके बाद आपका आता है पार्ट 22, महाराजा श्री अग्रसेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 1 और 2 के उत्तर, पार्ट यहाँ पर आपका जो 22 है उसके। इसके बाद प्रश्न 3 और 4 के उत्तर, यहाँ से आप 5 और 6 के उत्तर भी देख पा रहे हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न 7 और 8 के। फिर ये आपका 9वां प्रश्न आता है, इसे नोट करें। 9वें के बाद 10वां प्रश्न है, इसे भी अच्छी तरीके से नोट कर लें। कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये आपका प्रश्न 11 है। इसके बाद फिर आपका आता है ये प्रश्न 12। ठीक है, ये आपका पार्ट 23 है, कर्तव्य पालन। तो चलिए यहाँ से आप 1 और 2 के उत्तर करेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 3 है। फिर इसके बाद प्रश्न 4, 5 और 6 के उत्तर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी 8th ग्रेड में कंप्लीट करें। पर ये 7 है, अति लघु प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। ये 8वां और 9वां है। फिर ये 10वां और 11वां प्रश्न है। ये 12वां प्रश्न है। फिर आपका पार्ट 24 आता है, बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न का उत्तर करेंगे महाराजा छत्रसाल, दूसरे में इच्छानुसार, इच्छा प्लस अनुसार यानी ऑप्शन भी करेंगे, तीसरे में और तीसरे का ये उत्तर होगा, चौथे का आपका ये वाला, ये क्वेश्चन 4 का उत्तर है, प्रश्न 4 का। यहाँ से आप प्रश्न 5 देखेंगे, स्वाधीन और इच्छानुसार शब्दों की संधि विच्छेद करिए। तो ये स्व प्लस अधीन हो जाएगा, इच्छा प्लस अनुसार हो जाएगा। 6वां प्रश्न देखें, यहाँ पर 7वां और 8वां प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। ये आपका 11वां प्रश्न है। ये आपका 12वां प्रश्न है। पर आपका ये अंतिम अध्याय आता है पार्ट 25, यातायात सुरक्षा। तो इसे भी कंप्लीट करें। पार्ट 1 प्रश्न 1 और 2 के उत्तर यहाँ से लिखें। ये तीसरा प्रश्न है। ये चौथा और 5वां और 6वां। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, ये 7वां प्रश्न है, पगडंडी क्या है। ये आपका 8वां प्रश्न है। ये 9वां और 10वां। इसके बाद 11वां और 12वां। ये आपका 13वां। ये प्रश्न आपका 14वां। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।